अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय एजेम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसका टॉपिक है टॉपिक 2.1 द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक एटम के ऊपर या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर क्या क्या काम किया। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफिकेशन इन जॉन डैल्टन मॉडल। अच्छा बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि जॉन डैल्टन का क्या वर्क था। इसके अंदर हम देखते हैं कि जॉन डैल्टन ने ये कहा था कि जो एटम है वो क्या है, एक एलिमेंट जो है वो किससे बनता है, एटम से बनता है। और एटम क्या है, एटम जो है वो क्या है, इनडिविजिबल है। ए का मतलब था कार्ड एंड टोम का मतलब था और टोमोस का मतलब था, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है ना। तो मतलब कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है, मतलब कि जो आगे फर्दर जो है वो कट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि जो जॉन डल्टन है इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था दैट एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। अब जो है उसके बाद हमने ये देखा कि ये एक और कॉन्सेप्ट था कि जो एटम है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और ये तीनों क्या होते हैं, ये एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये किस तरह से डिस्कवर हुए, ठीक है। तो हमने इसकी डिस्कवरी के ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, हमने उसको डिस्कस करना है, विच इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ये जो आपको दिख रही है इतनी सी ट्यूब, ये क्या है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि दो जो है वो रोड अटैच हुई होती है, रोड 1 एंड दैट इज कॉल्ड एज रोड 2, ये वाली, ठीक है। और इसके साथ क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं उस वाले रोड के साथ जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, उसको हम कहते हैं कि वो नेगेटिव रोड है। और वो वाला रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है उसको हम कह देते हैं कि ये पॉजिटिव रोड है, ठीक है। अब बच्चों जब हमने इसके अंदर गैस पास की, तो जो गैस थी वो क्या थी, इनिशियली जो है वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव नहीं कर रही थी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब बाद में हमने इसका टेम्परेचर जो है वो 0.01 टोर तक रिड्यूस कर दिया और इसका वोल्टेज इतना हाई कर दिया कि 5000 से लेके 10,000 वोल्ट तक को वोल्टेज प्रोवाइड किया। तो क्या हुआ, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से कुछ रेज यहाँ से पास आउट हुई और उसने क्या किया, इस गैस को क्या किया, आयोनाइज कर दिया। जब गैस आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगी। जब गैस आयोनाइज हो जाएगी तो वो कंडक्टर के ऊपर बिहेव करेगी। अब जो ये वाली रेस थी जिन्होंने गैस को क्या किया था, आयोनाइज कर दिया था, इन रेस को नाम दिया गया, ये क्या है, ये कैथोड रेस है, ठीक है। ये क्या है, ये कैथोड रेज है और ये मूव कर रही है टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल और द पॉजिटिव रोड की तरफ। जो रेज नेगेटिव टर्मिनल से निकली और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यानी कि पॉजिटिव रोड की तरफ मूव कर रही है, उनको कह दिया गया कि ये कैथोड रेज है और बाद में इनको नाम दे दिया गया इनको इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और जो रेज पॉजिटिव टर्मिनल से निकली और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव की या फिर नेगेटिव रोड की तरफ मूव की, इन रेस को नाम दे दिया गया कैनाल रेस का। ये कौन सी रेस है, कैनाल रेस है और इनको जो है वो क्या कहा जाता है, इनको प्रोटॉन का नाम बाद में दे दिया गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई। लेकिन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं हुई थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाद में जब एटम का हम मैस फाइंड आउट करे थे उसके दौरान जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हुआ। और ये कहा क्या कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और उन न्यूट्रल पार्टिकल्स को या न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास था कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन कैसे जो डिस्कवर हुए और प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बच्चों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वो क्या था, वो बेस करता है क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस किसके ऊपर करता है, क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर बेस करता है, क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर बेस करता है, ठीक है। और ये कहता है कि जब कोई भी स्पीशी अपने एक सेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और अपने एक सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करती है,
कोई भी इलेक्ट्रिक स्पीशी या फिर हम कह सकते हैं तो वो क्या करती है, वो एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। मतलब कि कोई भी स्पीशी जब अपने एक सेंटर के अराउंड जो है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तो ये क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है। लेकिन बच्चों अगर ये देखा जाए कि जब कोई भी एनर्जी जो है मतलब कोई भी स्पीशीज वो क्या करेगी, अपनी कॉन्टिन्यूसली एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती रहती है, तो एक पॉइंट वो आना चाहिए कि जिसके अंदर वो स्पीशी को अपने सेंटर के अंदर गिर जाना चाहिए। यानी कि अगर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के तरफ देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज करने के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ठीक है। इस वजह से जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया था। रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो कोई भी स्पीशी जब अपने एक एक्सिस के अराउंड या फिर अपने एक सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करती रहेगी तो वो क्या करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी। लेकिन रदरफोर्ड का ये मॉडल बिल्कुल जो है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि अगर कोई भी स्पीशी अपनी एनर्जी रिलीज करेगी तो एक पॉइंट वो आएगा कि जब वो अपने न्यूक्लियस में गिर जाएगी। ठीक है। जिसकी वजह से रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आया एटॉमिक का बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है। अब ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था बच्चों, ये बेस करता था क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। जो आजकल हम देखते हैं जितने भी न्यू एक्सपेरिमेंट हुए हैं या फिर हम जो भी न्यू एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, वो किसके ऊपर बेस करते हैं, वो बेस करते हैं क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। रदरफोर्ड ने ये कहा कि रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर दिया कि क्या होता है कि एक न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अपने शेल्स के अंदर। मतलब कि जो पहला शेल है उसको के शेल, सेकंड को एल, थर्ड को एम और फोर्थ वन को एन शेल का नाम दे दिया। उसने ये कहा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब कि जो के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी कम होगी एल शेल से, एल की एनर्जी कम होगी एम से और एम की एनर्जी कम होगी एन से। मतलब कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो किसके अंदर होगी, एन के अंदर होगी। ठीक है बच्चों। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर से मिलता है। उसके बाद जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर इसने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था और जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं उसके बारे में बताया था। लेकिन बोहर का मॉडल जो है वो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज क्या थे या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आउटकम एंड पे आया था वो ये था कि इसने कुछ जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है। और वो स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी है, वो है एक स्टार्क इफेक्ट और एक जीमन इफेक्ट। इसने जो है ना इन इफेक्ट को जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। अच्छा बच्चों, स्टार इफेक्ट क्या होता है और जीमन इफेक्ट क्या होता है? स्टार इफेक्ट ये होता है कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को या फिर हम किसी भी स्पेक्ट्रम को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर से क्या होती है कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है। तो जो है उसको हम कहते हैं, जब स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टार इफेक्ट कहते हैं। और अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें और फिर मैग्नेटिक फील्ड से पास करके जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो प्रोड्यूस्ड हो या फिर वो स्प्लिट हो जाए तो उसको हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। ठीक है। बच्चों सिंपल सा याद रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड से स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होंगी तो वो क्या है, वो स्टार इफेक्ट है। और जब मैग्नेटिक फील्ड से स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो क्या होंगी, स्प्लिट होंगी, तो वो क्या है, वो जीमन इफेक्ट है। ये दो इफेक्ट जो है ये बोहर ने क्या किए थे, वो एक्सप्लेन नहीं किए थे। लेटर ऑन जब हमारे पास डिफरेंट या मॉडर्न कह सकते हैं, मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आए और उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को आके डिस्कवर किया या डिस्क्राइब किया कि मॉडर्न थेरीज क्या है, तो उन्होंने फिर ये जो स्टार के इफेक्ट और जीमन इफेक्ट के बारे में बताया था। ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल ने स्टार के इफेक्ट और जीमन इफेक्ट के बारे में नहीं बताया था। ठीक है। अगर हम कह दें, अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी लिमिटेशन क्या है बोहर एटॉमिक मॉडल की, तो लिमिटेशन इसकी यही है कि इसने स्टार और जीमन इफेक्ट के बारे में नहीं बताया था। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने क्या किया था, इसने भी एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। इसने ये कहा था कि जो एटम है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसके शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, हम उन इलेक्ट्रॉन्स की या फिर हम पार्टिकल्स जो होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनकी हम पोजीशन और हम उनका मोमेंटम जो है वो प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। मतलब कि हम उसकी पोजीशन और उसका जो मोमेंटम है वो सेपरेटली सेपरेटली तो जो है वो प्रिसाइजली मेजर कर सकती हैं, लेकिन हम उसका साइमल्टेनियसली मतलब कि इकट्ठे जो है पोजीशन और मोमेंटम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का, वो हम साइमल्टेनियसली और प्रिसाइजली जो है वो मेजर
नहीं कर सकते। ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये कुछ एटॉमिक मॉडल्स थे, उनकी हिस्ट्री थी जो कि मैंने आपको बता दी है कि सबसे पहले जो है वो जॉन डाल्टन मॉडल ने क्या किया था कि एटॉमिक मॉडल दिया था अपना, जिसके अंदर उसने बताया था कि जो एलिमेंट है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो कंपोज होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और फिर बताया था मैंने आपको कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये किस तरह से जो है वो रिलीज होती है जब गैस का प्रेशर हम 0.01 टोर पे कर देते हैं। और फिर हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया था 5000 से 10,000 तक। तो फिर क्या हुई थी, गैस आयोनाइज हो गई थी। और कैसे आयोनाइज हुई थी, जो रेज आई थी उन्होंने गैस को आयोनाइज किया था। और फिर दैट गैस जो कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको बताया द फोर एटॉमिक मॉडल दैट वाज बेस्ड ऑन द क्लासिकल फिजिक्स। और इसी वजह से इसका मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है। और जो है कोई या फिर कोई भी स्पीशीज जो कि अपने सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसकी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब एक स्पीशीज एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज करती रहेगी तो एक टाइम आएगा कि वो अपने न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगी। इस वजह से इसका मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया था। फिर मैंने आपको बताया कि बुफर का एटॉमिक मॉडल है, जो कि जो है वो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस करता है। और उसने जो है वो शेल्स का कॉन्सेप्ट दिया था कि LMN। और इसने ये कहा था कि हर शेल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी जो है वो एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि इसने कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन जब मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आए, मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स आई, मॉडर्न थ्योरीज आई, तो फिर उसके अंदर जो है वो स्टार के इफेक्ट और जेमन इफेक्ट को प्रोड्यूस कर दिया गया था। स्टार की इफेक्ट क्या है कि जब हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, वो स्टार की इफेक्ट है। और जब स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी या फिर स्प्लिट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या कहते हैं, जेमन इफेक्ट है। और फिर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाएगा। वो क्या था, उसने ये कहा था कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम जो है वो साइमल्टेनियसली प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। मतलब कि हम उसको सेपरेट सेपरेट मेजर करेंगे तो वो उसके अंदर प्रिसीजन होगी, लेकिन अगर हम उसको साइमल्टेनियसली मेजर करेंगे तो उसके अंदर प्रिसीजन नहीं होगी। ठीक है बच्चों। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। और यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।